डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। एडवांस इंडियन इकोनॉमी के हमारे पेपर के तहत आज हम कल वाले टॉपिक पर ही चर्चा करेंगे। कल हमने बात करी थी कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडियन एग्रीकल्चर, भारतीय कृषि में पूंजी निर्माण, और मैंने बताया था कि पूंजी निर्माण क्या है, पूंजी निर्माण के प्रकार, उसके श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं, और पूंजी निर्माण कृषि क्षेत्र में किस तरह से होता है। आज हम इसी बात पर चर्चा पुनः कर रहे हैं कि पूंजी निर्माण का तात्पर्य और अधिक पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन से है, देश में वास्तविक पूंजी के भंडार को बढ़ाने से है। कृषि क्षेत्र में मशीन, उपकरण, सड़कों का निर्माण, नलकूपों का निर्माण, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, प्री और पोस्ट हार्वेस्टिंग, मैकेनाइजेशन, मशीनीकरण, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। और पूंजी निर्माण मोटे तौर पर दो तरह से होता है, एक निजी क्षेत्र के निवेश द्वारा और दूसरा सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश द्वारा। इसी चैप्टर में हम आगे चर्चा करेंगे कि सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के निवेश किस तरह से एक दूसरे से पूरक है, और सार्वजनिक क्षेत्र बढ़ने की स्थिति में ही निजी क्षेत्र का निवेश बढ़ाया जा सकता है। ये चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। पूंजी निर्माण क्या है ये हम बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे कि पूंजी निर्माण की दो श्रेणियां हैं, जैसा कल भी मैंने चर्चा करी थी। एक अचल पूंजी और दूसरा कार्यशील पूंजी। अचल पूंजी का संबंध अपेक्षाकृत स्थायी निर्माण से है, स्थायी कार्यों से है, जो एक वर्ष से अधिक समय की अवधि तक बने रहते हैं। उसमें चाहे ट्रैक्टर्स का खरीदारी हो किसानों द्वारा, या पंप सेट्स लेने की बात हो, या फिर नलकूपों का विकास हो, या कृषि में स्थायी भूमि सुधार जैसी चीज़ें हों, ये अचल पूंजी के तहत आती हैं, जो पूंजी निर्माण का एक हिस्सा है। इसी तरह से दूसरा है कार्यशील पूंजी, जिसको वर्किंग कैपिटल कहते हैं, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम समय के लिए रहती है, यानी फसल बोने से लेकर उसको काटने तक ही जिसकी अवधि सामान्यतः रहती है। इसमें बीजों की खरीदारी है, उर्वरकों की खरीदारी है, कामगारों जो मजदूर हैं उनकी मजदूरी है, ये चीज़ों पर जो खर्च किया जाता है वह कार्यशील पूंजी के तहत आता है। इस तरह से अर्थव्यवस्था में या कृषि में मोटे तौर पे दो तरह से पूंजी का उपयोग होता है। अब हम बात करते हैं कि देश की कृषि अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण का क्या महत्व है। यद्यपि यहाँ ये जान लेना भी उचित रहेगा कि पूंजी निर्माण के जो स्रोत हैं वो दो तरह के होते हैं, एक तो देशी और दूसरा विदेशी। देशी स्रोतों में स्वैच्छिक और अस्वैच्छिक, यानी वॉलंटरी और नॉन वॉलंटरी। दूसरा सार्वजनिक ऋणों का जुटाना, उसके बाद अप्रयुक्त संसाधनों को सक्रिय करना और घाटे की वित्त व्यवस्था, ये मोटे तौर पे देशी जो सोर्सेज ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन है उसमें आते हैं। यानी देश में जो ऐच्छिक बचतें होती हैं, सरकार कुछ बचतें ऐसी हैं जो अनिवार्य तौर पे करवाती है, जिनको अनैच्छिक बचतें भी कहते हैं, वो भी इसमें शामिल हैं। सरकार सार्वजनिक ऋण लेती है बॉन्ड वगैरह जारी करके, या जो अप्रयुक्त संसाधन हैं उन संसाधनों का उपयोग भी करती है, और इस तरह से कभी कभी घाटे की वित्त व्यवस्था अपना कर भी सरकार पूंजी जुटा सकती है। और इसके बाद दूसरा सोर्स आता है विदेशी। विदेशी सोर्स में मोटे रूप पे या मोटे तौर पे एफडीआई होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो कि सीधे विदेशों से प्राप्त होता है। और इसके साथ साथ दूसरा जो सोर्स है विदेशी पूंजी निर्माण का, वो है विदेशी सरकारों से ऋण लेती है सरकार, या विदेशी वाणिज्य संस्थाओं से वाणिज्यिक, यानी जिसको कमर्शियल लेंडिंग कहते हैं, कमर्शियल लोन कहते हैं, वो लेती है, या फिर अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं वो सहायता के रूप में सरकार को देती हैं। इस तरह की राशि है ये विदेशी पूंजी निर्माण या पूंजी निर्माण के विदेशी स्रोतों में शामिल है। इस तरह से कहने का तात्पर्य देश में
पूंजी निर्माण के लिए मोटे तौर पे इन दो स्रोतों को काम में लिया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि कृषि में पूंजी निर्माण को अब दो तरह से पढ़ा जाता है, दो तरह से विभाजित किया जाता है। एक है कृषि में पूंजी निर्माण और दूसरा है कृषि के लिए पूंजी निर्माण। कैपिटल फॉर्मेशन इन एग्रीकल्चर एंड कैपिटल फॉर्मेशन फॉर एग्रीकल्चर, बोथ थिंग्स आर डिफरेंट, दोनों में अंतर है। और ये अंतर प्रोफेसर बीबी भट्टाचार्य जो एक बड़े मशहूर कृषि अर्थशास्त्री हैं, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी सरकार ने गठित करी और इस कमेटी ने 2004 में अपनी रिपोर्ट दी। और इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि पूंजी निर्माण को दो तरह से वर्गीकृत किया जाना चाहिए, कृषि क्षेत्र में निवेश, कृषि क्षेत्र में पूंजी निर्माण, और कृषि क्षेत्र के लिए पूंजी निर्माण के आधार पर इसको पढ़ा जाना चाहिए, इसकी श्रेणियां बनाई जानी चाहिए। बात आती है कि कृषि में पूंजी निर्माण और कृषि के लिए पूंजी निर्माण को दोनों को अलग अलग तरह से इनका आकलन किया जाता है। इसके लिए सरकार एक तरफ कुछ उस कमेटी ने सरकार को अनुशंसा दी कि इसके लिए सरकार जैसे पूंजी निर्माण की प्रक्रिया को अलग अलग तरह से डिफरेंशिएट करके और कृषि में सार्वजनिक और निजी निवेश को बढ़ाए। और इसके लिए ये कहा गया कि एक तरफ सरकार सार्वजनिक निवेश बढ़ाए, वहीं दूसरी तरफ निजी निवेश उसी स्थिति में बढ़ सकता है जब सरकार सार्वजनिक निवेश को बढ़ाए। इस तरह से कृषि में पूंजी निर्माण की भूमिका क्या है, इस पर हम बात करें तो कृषि मोटे तौर पे पूंजी के उपयोग से ही संभव होती है। जितने अन्य साधन या इनपुट्स कृषि में लगाए जाते हैं उन सब का आधार पूंजी ही है, बिना पूंजी के उनको लगाना संभव नहीं है। इसलिए ये कहा जाता है कि पूंजी सभी संसाधनों का एक रूट कॉज है, एक बेस है। यदि पूंजी है तो भी सभी संसाधन उचित मात्रा में लगाए जा सकते हैं, अन्यथा बिना पूंजी के खेती या कृषि संभव ही नहीं है। इसलिए पूंजी निर्माण की बात उठती ही नहीं है। इस तरह से यहाँ ये कहा गया है कि कृषि में पूंजी और श्रम दो महत्वपूर्ण कारक हैं और इन दोनों महत्वपूर्ण कारकों के आधार पर कृषि में पूंजी निर्माण होता है। कृषि में पूंजी निर्माण के साथ साथ तकनीकी का प्रयोग भी बहुत आवश्यक है और इसके लिए ज़रूरी है कि हम उपज में वृद्धि, फार्म क्रियाओं का समय पर उनका समापन करना, कृषि में विविधीकरण करना, अधिकतम संभव भूमि का कृषि के लिए उपयोग करना और इसी तरह से फसल क्रम या फसल का जो साइकिल है उसमें बदलाव करते रहना भी आवश्यक है। इससे कृषि उत्पादन को बढ़ाने में मदद मिलती है। पूंजी निर्माण की जहाँ तक बात आती है तो पूंजी निर्माण के द्वारा ये सब किया जाना संभव हो सकता है। इसके साथ साथ कृषि का जो बाजार का विस्तार है उस पर भी ध्यान दिया जाना अपेक्षित है, क्योंकि ये न केवल किसानों की आय को बढ़ाता है बल्कि उपभोक्ताओं को भी आसानी से कृषि उत्पाद उपलब्ध करवाने में उनकी मदद करता है। इस प्रकार बढ़ी हुई जनसंख्या को खाद्यान्न सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कृषि में पूंजी निर्माण की बहुत अधिक आवश्यकता है और उस पूंजी निर्माण के लिए ज़रूरी है कि हम फसल को बोने से लेकर के उसके भंडारण और उसके परिवहन और उसके वितरण और अंतिम रूप से उपभोक्ता तक पहुंचने की प्रक्रिया के सभी हिस्सों को लेकर के हम पूंजी निर्माण करें, सभी क्षेत्रों में पूंजी निर्माण को सुनिश्चित करें और इस तरह से ये संभव हो सकता है। तभी
जब देश में इसके लिए एक इस तरह की व्यापक नीति बनाई जाए। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा, अचल पूंजी और कार्यशील पूंजी, उसमें वो पूंजी निर्माण के दो महत्वपूर्ण उसकी दो श्रेणियां हैं, लेकिन उन दो श्रेणियों के अलावा यहाँ सार्वजनिक और निजी पूंजी निर्माण भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जैसा मैंने पहले कहा कि पूंजी निर्माण की प्रक्रिया के दौरान सरकार को पहले सार्वजनिक निवेश को बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। सार्वजनिक निवेश के लिए सरकार को चाहिए कि वह विविध गोचर एवं अगोचर संपत्तियों परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए केंद्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और स्थानीय स्तर पर निवेश करे। चाहे भूमि विकास की बात हो, उसमें सरकार निवेश करे, छोटी बड़ी सिंचाई परियोजनाएं हैं उनमें सरकार निवेश करे, मृदा यानी मिट्टी के स्वास्थ्य को लेकर के प्रयोगशालाएं बनाना या उनके लिए जल का संरक्षण करना या जल का संचय करना, ये सब सरकार सार्वजनिक निवेश के माध्यम से करे। उसके साथ साथ जो प्लांटेशन है, वनीकरण, वो सरकार सार्वजनिक निवेश से करे। सरकार ग्रामीण सड़कों का निर्माण करे, गाँव का विद्युतीकरण करे, कृषि में अनुसंधान विकास कार्यों को बढ़ावा दिया जाए, कृषकों को प्रशिक्षण दिया जाए, उनकी क्षमताओं का विकास करने के लिए इस तरह की प्रवृत्तियों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। और ये संभव तभी है जब सरकार बड़े पैमाने पर सार्वजनिक निवेश के लिए आगे आए, क्योंकि ये निजी निवेश से संभव नहीं है। और ये सब निवेश ऐसा है जो बड़ी पूंजी जिसके लिए बड़ी पूंजी की आवश्यकता है। और बड़ी पूंजी कहाँ से आएगी? बड़ी पूंजी केवल और केवल सरकार या राज्य के स्तर पर ही संभव है। दूसरी तरफ जो निजी पूंजी है, वो निजी पूंजी तभी संभव है जब सार्वजनिक निवेश सरकार करे। निजी पूंजी के द्वारा किसान जैसे छोटे मोटे कुएं खोदना या नलकूप लगाना या कोई बोरवेल तैयार करना या विद्युत की बड़ी मोटर खरीदना, डीजल इंजन से लगाना या ट्रैक्टर आदि खरीदना, ये छोटे मोटे निवेश किसान तभी करता है जब सरकार बड़े पैमाने पर सार्वजनिक निवेश करती है। यह बिना सार्वजनिक निवेश के निजी निवेश संभव नहीं है। इस प्रकार सरकार को चाहिए कि यदि वो कृषि में पूंजी निर्माण को बढ़ावा देना चाहती है तो पहले सार्वजनिक निवेश को बढ़ाए, सार्वजनिक निवेश की बात करे, उसके बाद निजी निवेश उसके अनुसार बढ़ता है। या ये भी जान लेना आवश्यक है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के पूंजी निवेश के बीच पूरकता है। जैसा मैंने अभी कहा कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि जहाँ कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश में वृद्धि होगी, उसी से निजी निवेश भी बढ़ेगा। और अनेक तरह के अध्ययन हुए हैं, उन अध्ययनों में पाया गया है कि सिंचाई, सड़कों, विद्युत परियोजनाओं में सरकार जो निवेश करती है, उस निवेश के परिणाम स्वरूप निजी निवेश भी प्रोत्साहित हुआ है, निजी निवेश भी प्रेरित हुआ है। यदि सरकार बुनियादी आधारभूत संरचना का निर्माण करती है, गाँव में सड़कें बनाती है, गाँव में प्लांटेशन करती है, गाँव में या खेतों में सिंचाई सुविधाओं के लिए कैनाल बनाती है या गोडाउन्स बनाती है, तो किसान उनके उपयोग के लिए छोटी छोटी पूंजी लगा करके निवेश करते हैं और इस निवेश का फ़ायदा किसानों को तो मिलता ही, साथ साथ कृषि क्षेत्र भी मजबूत होता है। इस तरह से सार्वजनिक निवेश को कृषि में निजी निवेश के पूरक के रूप में देखा जाता है, और यह तभी संभव है जब दोनों सेक्टर एक दूसरे का सहयोग करें। इस तरह से कहने का तात्पर्य कि देश में पूंजी निर्माण में निजी निवेश के साथ साथ सार्वजनिक निवेश की भी बड़ी भागीदारी है, और इसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि यदि हम कृषि का विकास चाहते हैं, कृषि का में 4% की वृद्धि दर चाहते हैं, बढ़ती हुई जनसंख्या के अनुसार खाद्यान्न उपलब्ध हो, सबको पोषण की आवश्यकताएं पूरी हों,
तो आवश्यक है कि हम कृषि को सपोर्ट करें, कृषि को हम पूंजी निर्माण के मार्फत आगे ले जाएं। और इस तरह से यहाँ एक चीज़ और जान लेना उचित होगा कि वर्तमान में भारत में कृषि क्षेत्र में जो पूंजी निर्माण हो रहा है उसकी प्रवृत्तियाँ हैं वो कुछ इस तरह की हैं, जिसमें ये कहा गया है कि कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में सकल पूंजी निर्माण 2004-5 में लगभग या यूँ कहें कि 2004-5 के मुकाबले सन 2010-11 में पूंजी निर्माण में 87% की वृद्धि हुई। यानी 2010-11 में 1,42,254 करोड़ रुपए का सकल पूंजी निर्माण हुआ। इसी तरह से इसी तरह से 2004-5 में जहाँ यह 76,096 करोड़ रुपए सकल पूंजी निर्माण था, वह 2010-11 में बढ़कर के 1,42,254 करोड़ हो गया। इस तरह से देश में लगातार पूंजी निवेश हो रहा है, लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि सरकार आगे आए और सरकार खुद अपने स्तर पर सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा दे, और उस सार्वजनिक निवेश के आधार पर ही संभव है कि देश में कृषि में अपेक्षित वृद्धि हो। ये एक सिंपल आंकड़ा था कि 2004-5 में 76,000 करोड़ रुपए का जो सकल पूंजी निर्माण हुआ था कृषि क्षेत्र में, कृषि एवं उससे संबद्ध क्षेत्रों में, वही 2010-11 में बढ़कर के 1,42,000 लगभग 87% की वृद्धि हुई। ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण है। लेकिन 10-11 के बाद वर्तमान तक कृषि में सार्वजनिक निवेश की प्रवृत्ति है वो उत्साहजनक नहीं है, और इससे निजी निवेश भी पीछे हट रहा है। तो ऐसी स्थिति में आवश्यक है कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश को बढ़ाए, सार्वजनिक निवेश को बढ़ाए, और इस तरह से देश में पूंजी निर्माण कृषि क्षेत्र में बढ़ावा दे करके और उसे और अधिक प्रभावी बनाए। कहने का तात्पर्य कि कृषि क्षेत्र में जो निजी निवेश होता है उसको प्रभावित करने वाले कुछ तत्वों की बात भी यहाँ पे करी है, जिसमें पहला तत्व है व्यापार की शर्तें और संस्थागत ऋण का प्रवाह। व्यापार की शर्तें किस तरह की हैं, संस्थागत ऋण कितनी मात्रा में मिल रहा है। यदि बहुत अधिक मात्रा मिल रहा है तो निजी निवेश बढ़ेगा, नहीं तो निजी निवेश नहीं बढ़ेगा। इसी तरह से कृषि आधारभूत संरचना में सार्वजनिक निवेश, ये सही है कि यदि कृषि में आधारभूत संरचना में निवेश होता है तो ही सार्वजनिक निवेश के बढ़ने के साथ निजी निवेश बढ़ सकता है, नहीं तो निजी निवेश अधिक नहीं हो सकता है। इसी तरह से प्रौद्योगिकी का उपयोग है, उसको लेकर के भी निजी क्षेत्र तभी आगे आता है जब सार्वजनिक क्षेत्र के तहत बड़े मात्रा में पूंजी लगा करके निवेश की बात की जाती है, प्रौद्योगिकी की बात की जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस तरह से देश में कृषि क्षेत्र निरंतर बढ़ता जा रहा है, और उसका प्रभाव ये है कि देश में लगभग 29 करोड़ टन के आसपास खाद्यान्नों का उत्पादन हो चुका है, जिसे और अधिक बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। और इस तरह से पूंजी निर्माण देश की कृषि अर्थव्यवस्था में बहुत अधिक महत्व रखता है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।